Good morning, dear friends. How are you? I hope you all are very good. सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा. The video is over. You will understand the oogenesis. Today we study about oogenesis. So please subscribe and keep watching complete video. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी की थी. उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था. आज हम स्टडी कर रहे हैं oogenesis की, अर्थात अंड जनन की हम स्टडी कर रहे हैं. देखिए, ध्यानपूर्वक आप सुनिए. जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है वो ये oogenesis होता है. इसमें बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है. ठीक है, कुछ स्टेज ऐसी होती है जो कि दोनों में इक्वल होती है, लेकिन oogenesis की जो मेथड होती है, जो प्रोसेस होती है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की तुलना में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ी जटिल होती है और इसमें समय भी थोड़ा ज्यादा लगता है. ठीक है, तो टुडे वी डिस्कस अबाउट oogenesis. अंड जनन के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स in ovary by primordial germ cell is known as oogenesis. जो फीमेल होती है या जो मादाएं होती है या हम कह सकते हैं जो गर्ल्स होती है, उनके अंदर फीमेल गैमेट्स ओवम का फॉर्मेशन होता है. और कहां पर होता है? उनकी ओवरी के अंदर. और किसके द्वारा होता है? प्रीमोडियल जर्म सेल के द्वारा होता है. किसके द्वारा होता है? प्रीमोडियल जर्म सेल के द्वारा होता है. तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स ओवम इन ओवरी बाय प्रीमोडियल जर्म सेल इज नोन एज oogenesis. मादाओं की जो मादा जनन अंग ओवरी है, जो उसका अंडाशय है, उसके अंदर प्रीमोडियल जर्म सेल द्वारा, मतलब कि आद जनन कोशिकाओं द्वारा अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? oogenesis कहते हैं. ठीक है, लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis का प्रोसेस भी 3 स्टेज में डिवाइडेड रहता है. जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर 3 स्टेज थी या 3 स्टेप्स थे. पहला नंबर का जो फेज या स्टेप होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, अर्थात गुणन प्रावस्था. दूसरे नंबर की जो फेज होती है वो होती है ग्रोथ फेज, अर्थात वृद्धि प्रावस्था. तीसरे नंबर की जो फेज होती है वो होती है मैच्योरेशन फेज, अर्थात परिपक्वन प्रावस्था. ठीक है, देखिए मेल के अंदर क्या होता है? मेल के अंदर जितने भी जो स्पर्म होते हैं ना, उन स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जब मेल, देखिए सबसे पहले तो जो मेल बेबी होता है वो बर्थ कर लेता है, जन्म ले लेता है. ठीक है, फिर वो धीरे धीरे यंग होता है. क्या होता है? वो यंग होता है, मतलब उसकी किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है. जब वो 12-13 साल का हो जाता है तो उसमें है ना मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है. मतलब कि मेल के अंदर मेल गैमेट्स स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है उसके जन्म लेने के बाद. और जन्म लेने के बाद भी कब? 12-13 साल की उम्र में, मतलब कि जब वो यंग होता है और यंग से वो अडल्ट वगैरह में कन्वर्ट होता है, तो उस दौरान उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है. ठीक है, और उसकी उसकी होल लाइफ क्या चलता रहता है? स्पर्म का फॉर्मेशन चलता रहता है. लेकिन जो फीमेल होती है, फीमेल का सिस्टम थोड़ा अलग होता है. फीमेल के अंदर क्या होता है? देखो, मेल के अंदर तो क्या हो रहा है, जब बेबी मेल ने जन्म ले लिया, ठीक है, तो उस दौरान उसके अंदर कोई स्पर्म नहीं पाए जाते हैं. सिर्फ और सिर्फ क्या पाई जाती है? स्पर्म का फॉर्मेशन करने वाली प्रीमोडियल जर्म सेल पाई जाती है. और जैसे ही जो बेबी मेल जो होता है या जो मेल बेबी है वह जैसे यंग में बदलता है, यंग में कन्वर्ट होता है, मतलब कि किशोरा अवस्था उसकी प्रारंभ होती है, जैसे वो किशोर बन जाता है तो उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होने लग जाता है. और अडल्ट स्टेज के अंदर और भी उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और उसकी होल लाइफ ये चलता रहता है, पूरी जिंदगी स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है. लेकिन फीमेल में सिस्टम थोड़ा अलग होता है. फीमेल के अंदर क्या होता है कि जब एक गर्ल्स
एम्ब्रियो के रूप में, जब एक गर्ल एम्ब्रियो के रूप में अपनी मदर के, जब एक गर्ल एम्ब्रियो के रूप में अपने मदर के यूटेरस में एम्ब्रियो के रूप में होती है, तो उसी दौरान उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर ओवम का क्या हो जाता है, कंप्लीट सारे के सारे ओवम का उसी समय फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जो ये ओवम बनते हैं ना, ये अनमेच्योर ओवम होते हैं और इनका स्पर्म से क्या नहीं हो सकता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है और ना ही इससे फिर बेबी का डेवलपमेंट हो सकता है। तो मेल के अंदर तो क्या हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है आफ्टर बर्थ, जन्म लेने के बाद, ठीक है, उसकी यंग स्टेज आने पर, ठीक है। लेकिन फीमेल के अंदर सिस्टम उल्टा है। फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो जब फीमेल अपनी मदर के गर्भाशय में होती है, अपने मदर के यूटेरस में होती है, तो एम्ब्रियो के रूप में होती है। उस एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही या उस एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ही उसके कंप्लीट, उसके सारे के सारे ओवम का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन वो ओवम क्या होते हैं, अनमेच्योर होते हैं, उनसे उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है और ना ही उससे क्या हो सकता है, नए बेबी का बर्थ हो सकता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं oogenesis क्या है। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स इन ओवरी बाय प्रिमोर्डियल जर्म सेल इज नोन एज oogenesis, ठीक है। मादा के अंडाशय के अंदर आद जनन कोशिकाओं द्वारा मादा युग्म को अर्थात अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं या oogenesis कहते हैं, ठीक है। लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis का प्रोसेस भी 3 स्टेज में डिवाइड रहता है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर उसके बाद में आती है ग्रोथ फेज, फिर होती है मैच्योरेशन फेज। उसी टाइप से oogenesis के अंदर भी क्या होता है, 3 स्टेज होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज, अर्थात गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। सबसे पहले हम देखेंगे ए मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर क्या होता है। तो बच्चों, जो ये मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, ये कहां होती है, ये यंग गर्ल में होती है या एम्ब्रियोनिक गर्ल में होती है। अरे बच्चों, ये होती है एम्ब्रियोनिक गर्ल में। जब गर्ल एम्ब्रियो के रूप में अपनी मदर के यूटेरस में होती है, गर्भाशय में होती है, तो उस दौरान क्या होता है, उसकी जो एम्ब्रियो, जो गर्ल्स का जो एम्ब्रियो है, ठीक है, उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान जो गर्ल्स का जो एम्ब्रियो है ना, उसके अंदर जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल होती है, वो होती है डिप्लॉयड होती है और उसके अंदर क्या होते हैं, 44 तो क्या पाए जाते हैं, एलोसोम पाए जाते हैं, मतलब कि अलिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब कि ऑटोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 44 तो क्या पाए जाते हैं, ऑटोसोम पाए जाते हैं। और उसके अंदर 2 क्या पाए जाते हैं, XX क्या पाए जाते हैं, एलोसोम पाए जाते हैं। यहां पर ऐसे बोल सकते हैं कि यहां पर 44 तो क्या पाए जा रहे हैं, नॉन सेक्स क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं और XX2 क्या पाए जा रहे हैं, यहां पर सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब गर्ल अपनी मदर के यूटेरस के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है या एम्ब्रियो के रूप में होती है, तो उसमें जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल पाई जाती है वो होती है डिप्लॉयड, और वो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करते हुए बारंबार लगातार समसूत्री विभाजन करते हुए क्या बना देती है, बहुत सारे क्या बना देती है, oogonia का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। लेकिन जो ये oogonia होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, ये भी प्रीमोर्डियल जर्म सेल के समान ही क्या होते हैं, 2n होते हैं, मतलब क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, मतलब कि द्विगुणित होते हैं, ठीक है। इन फीटस इज 25 वीक ओल्ड, जब भ्रूण
जब वो गर्ल्स का जो भ्रूण है जब वो कितने सप्ताह पुराना हो जाता है, 25 सप्ताह पुराना हो जाता है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, सारे के सारे ओगोनिया का क्या हो चुका होता है, फॉर्मेशन हो चुका होता है। सारे के सारे कंप्लीट ओगोनिया बन चुके होते हैं। भैया लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर ओगोनिया बन जाते हैं, लाखों की संख्या के अंदर। और कब तक बन जाते हैं, जब भ्रूण 25 सप्ताह का होता है, मतलब कि जब एम्ब्रियो या जो फीटस है, गर्भस्थ शिशु को ही क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। जब बेबी यूटेरस में पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं, एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब फीटस या एम्ब्रियो की एज कितनी हो जाती है, 25 वीक हो जाती है, मतलब 25 सप्ताह का जब हो जाता है ना एम्ब्रियो या भ्रूण, तो उसके अंदर सारे के सारे क्या हो चुके होते हैं, ओगोनिया बन चुके होते हैं। और ओगोनिया कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं ये, डिप्लॉइड होते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर अपन ने पढ़ा था ना कि सबसे पहले क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बन जाते हैं। प्रीमोडियल जर्म सेल में क्या होता है, रिपीटेड या सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होता है, लगातार समसूत्री विभाजन होने से बहुत सारे क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बन जाते हैं। आ रही बात आपको समझ में? उसी प्रकार से यहाँ भी बहुत सारे क्या बन जाते हैं, यहाँ भी बहुत सारे ओगोनिया बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बहुत सारे ओगोनिया बन जाते हैं। फिर उसके बाद में ओगोनिया किस में एंटर करते हैं, ओगोनिया एंटर करते हैं बी, ग्रोथ फेज के अंदर। किस में एंटर करते हैं, ग्रोथ फेज के अंदर एंटर करते हैं। और ये भी किस दौरान चलती है, ग्रोथ फेज भी सिर्फ किस में होती है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही होती है। ठीक है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज दोनों की दोनों एक गर्ल एम्ब्रियो के अंदर ही हो जाती है। अब ग्रोथ फेज के अंदर क्या होगा, जो ओगोनिया है वो कुछ प्रीमोडियल जर्म सेल से न्यूट्रिशन प्राप्त करके ग्रोथ करके क्या हो जाएगी, प्राइमरी oocyte बना देगी। क्या बना देगी, प्राइमरी oocyte बना देगी। क्या बना देगी, प्राइमरी oocyte बना देगी। जिस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस में भी तो हुआ था कि क्या हुआ था कि जो स्पर्मेटोगोनिया थे, क्या थे, जो स्पर्मेटोगोनिया थे वो न्यूट्रिशन प्राप्त करके ग्रोथ फेज के अंदर क्या बना रहे थे, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहे थे। क्या बना रहे थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहे थे। उसी टाइप से ओगोनिया भी ग्रोथ फेज में एंटर करके न्यूट्रिशन को प्राप्त करके क्या बना लेते हैं, प्राइमरी oocyte बना लेते हैं। सब कुछ स्पर्मेटोजेनेसिस के समान ही हो रहा है, लेकिन बच्चों अंतर क्या है कि वो हो रहा है यंग बॉय के अंदर और ये हो रहा है एम्ब्रियोनिक गर्ल के अंदर। आ रही है बात आपको समझ में? और समझिए आप ध्यानपूर्वक। देखो ये जो प्राइमरी oocyte बना है ये भी क्या होता है, द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड ही होता है। इसमें वही 44 तो क्या होते हैं, ऑटोसोम अर्थात अलिंग अर्थात नॉन सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और 2 क्या पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्राइमरी oocyte इज मच बिगर देन ओगोनिया। ये जो प्राइमरी oocyte बना है ना ग्रोथ फेज में न्यूट्रिशन प्राप्त करके, ये ओगोनिया की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ओगोनिया होगा इतना सा तो ये होगा इतना बड़ा, मतलब ये इतना सा होगा ना ओगोनिया इतना सा, ठीक है, तो ये कितना बड़ा होगा, इतना बहुत बड़ा होता है उसकी तुलना में, मच बिगर होता है। प्राइमरी oocyte जो बना है ना न्यूट्रिशन से ग्रोथ फेज के अंदर, वो मच बिगर होता है किससे, देन ओगोनिया से। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सी स्टेज स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में स्टेज स्टार्ट हो जाती है मैच्योरेशन फेज, परिपक्वन प्रावस्था प्रारंभ हो जाती है। और परिपक्वन प्रावस्था के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ही चलता है। ये भी एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर या एम्ब्रियोनिक स्टेज में, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि लड़की की भ्रूणा अवस्था के अंदर क्या होता है, उसके अंदर फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है। ठीक है, और इस दौरान क्या होंगे बच्चों, इस दौरान क्या बनेंगे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से क्या बनेंगे, सेकेंडरी oocyte बनेंगे। क्या बनेंगे, सेकेंडरी oocyte बनेंगे। क्या बनेंगे, सेकेंडरी oocyte बनेंगे। लेकिन बीच में बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारी क्या होगी, बहुत सारी प्रक्रियाएं होगी, बहुत सारी प्रोसेसेस होगी। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, क्या होगा, जो ये प्राइमरी oocyte है ये एंटर करेगा मैच्योरेशन फेज में। यहां पर होगा मियोसिस प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा, तो प्राइमरी oocyte के जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाएंगे, तो यहां पर 44 की जगह 22 हो जाएगा, और XX की जगह केवल एक X ही रह जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है यहां पर, इधर आप देखिए, स्टार्ट मियोसिस फर्स्ट बट
अरेस्टेड इन प्रोफेज डिप्लोटीन। देखो ये जो मियोसिस है ना, समझो आप ध्यानपूर्वक, जो ये अर्धसूत्री विभाजन जो मियोसिस हो रहा है यहाँ पर, जो ये अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो हो रहा है, क्या होगा, ये कहां आकर रुक जाता है, यह प्रोफेज डिप्लोटीन की प्रोफेज फेज के अंदर आकर क्या हो जाता है, रुक जाता है। कहां रुक जाता है ये? सेल साइकिल जो होता है, जो कोशिका का जो विभाजन होता है, उस दौरान बहुत सारी फेज पाई जाती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो उसमें क्या होती है, एक होती है डिप्लोटीन या प्रोफेज। उसके अंदर क्या होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन आकर रुक जाता है। क्योंकि बच्चों अर्धसूत्री विभाजन या ये मियोसिस क्या है, एक सेल साइकिल ही तो है, और एक जो सेल का डिवीजन हो रहा है वह साइकिल के रूप में हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आती है? सबसे पहले आती है प्रोफेज, आएगी मेटाफेज, एनाफेज, ऐसे फेज चलेगी लगातार। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन जो प्रथम है, या जो मियोसिस प्रथम है, या जो मियोसिस फर्स्ट है, ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, बल्कि ये रुक गया। क्या हो गया ये रुक गया। और किस में रुक गया? ये प्रोफेज के अंदर रुक गया। किस में रुक गया? ये प्रोफेज के अंदर रुक गया। फिर क्या होगा? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, फिर क्या होगा? अभी एम्ब्रियोनिक लाइफ ही चल रही है, अभी एम्ब्रियो के अंदर ही हो रहा है सब कुछ। फिर क्या होगा? प्रोफेज में प्राइमरी oocyte क्या होगा? प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल एंड अर्ली टर्शियरी फॉलिकल्स में उपस्थित रहती है। देखो क्या होता है, ये जो oocyte है, ये जो oocyte है, मैंने बोला कि ये जो oocyte है, जो प्राइमरी oocyte है, ये प्रोफेज के अंदर रुक गई। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की जो प्रोफेज है, ठीक है, जो मियोसिस की जो मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज वाली जो स्टेज है, उसमें आकर ये रुक गई। अब ये जो प्राइमरी जो ये oocyte होती है ना, ये फॉलिकल में बंद रहती है, थैली नुमा संरचनाओं में बंद रहती है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ जो पाए जाने वाली जो फॉलिकल है ना, जो फॉलिकल है वो किस में बदल जाएगी? वो मौलिक पुट्टिकाओं में। प्रीमोर्डियल फॉलिकल मतलब मौलिक पुट्टिकाएं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगी? प्राइमरी फॉलिकल मतलब प्राथमिक पुट्टिकाएं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल मतलब द्वितीयक पुट्टिकाएं, फिर क्या हो जाएगा? अर्ली टर्शियरी फॉलिकल, फिर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक तृतीयक पुट्टिकाओं के अंदर क्या उपस्थित रहती है? ये प्राइमरी oocyte पाई जाती है। मतलब कि जो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो थैलीनुमा संरचनाएं पाई जा रही है, वो थैलीनुमा संरचना धीरे धीरे विकास करके, डेवलपमेंट करके क्या बना लेगी? प्रीमोर्डियल फॉलिकल बना देगी। फिर प्रीमोर्डियल फॉलिकल से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो oocyte के चारों तरफ की वो थैली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो झिल्ली, वो मेम्ब्रेन प्राइमरी फॉलिकल में, फिर सेकेंडरी फॉलिकल में एंड अर्ली टर्शियरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? अर्ली टर्शियरी फॉलिकल बन जाएगा। और उस फॉलिकल के अंदर क्या क्लोज है, क्या बंद है? प्राइमरी oocyte। क्या है? प्राइमरी oocyte। फिर उसके बाद में क्या होगा बच्चों? ये जो प्राइमरी oocyte बना है ना, ये रुका रहेगा। क्या रहेगा? ये रुका रहेगा, ये प्रोफेज के अंदर ही रुका रहेगा। मियोसिस फर्स्ट के अंदर, अर्धसूत्री विभाजन में ये क्या होगा? ये प्रोफेज के अंदर ही रुका रहेगा। और इस दौरान क्या होता रहेगा? ये फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्शन होता रहेगा कि प्रीमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगी, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनती रहेगी। ठीक है ना, तो फॉलिकल का तो डेवलपमेंट होता रहेगा, लेकिन जो oocyte है वो प्रोफेज के अंदर ही रुक जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों? एम्ब्रियोनिक लाइफ खत्म हो जाएगी, फिर बेबी बन जाएगा। फिर एक जो छोटी सी जो बेबी है, जो एक बच्ची है छोटी सी, वो जन्म ले लेगी। आ रही बात आपको समझ में? फिर वो बड़ी होगी, धीरे धीरे बड़ी होगी। अब वो 1 साल की होगी, वो 2 साल की होगी, वो 5 साल की होगी, 8 साल की होगी। समझना पूरी बात को। लेकिन जब वो 8 साल की भी हो जाएगी ना, फिर भी उसके अंदर क्या पाए जाएंगे? उसकी ओवरी के अंदर केवल प्राइमरी oocyte ही पाए जाएंगे, ओवम नहीं पाए जाएंगे। और ये ओवम कैसे होते हैं? ये वाली ये अनमैच्योर ओवम है। ठीक है, अनमैच्योर है ये, ओवम के समान ही है लेकिन अनमैच्योर है ये। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर वो 11, 12, 13 साल की हो जाएगी और उसके अंदर एमसी साइकिल चालू हो जाएगा, रक्त का स्त्राव होने लग जाएगा उसके अंदर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसका प्रारंभ हो जाएगा, या अपन कह सकते हैं पीरियड चालू हो जाएगा। जैसे उसकी यंग स्टेज आएगी या अडल्ट स्टेज में वो जैसी पहुंचेगी, उसके अंदर क्या हो जाएगा? एमसी साइकिल या पीरियड उसके स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं कि उस गर्ल्स की अब कौन सी लाइफ स्टार्ट हो गई? उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी? रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है, रिप्रोडक्टिव लाइफ। अब रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर क्या होगा, ध्यानपूर्वक देखिए, मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल हो जाएगा। ये जो पुट्टिकाएं बनी थी ना, ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये देखो यहां पर ये उंगली के पास देखो मेरे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल्स। अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही वो गर्ल अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में पहुंचेगी, मतलब जैसे ही वो 13-14 ईयर की होगी, यंग हो जाएगी, जैसे ही वो किशोर अवस्था में जाएगी और फिर वो जैसे अडल्ट स्टेज में जाएगी, तो क्या होगा, उसके फॉलिकल में मैच्योरेशन होने लग जाएगा। उसकी जो पुट्टिकाएं हैं वो परिपक्व होने लग जाएगी। किसके दौरान, उसके एमसी साइकिल के दौरान, उसके ड्यूरिंग मैच्योरेशन साइकिल के दौरान, उसके पीरियड के दौरान, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। क्या हो जाएगा, उस दौरान मैच्योरेशन साइकिल के दौरान उसका जो अर्धसूत्री विभाजन है वो प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो जो अर्धसूत्री विभाजन है वो समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट होने का मतलब है, देखो कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, उसका जो अर्धसूत्री विभाजन है वो पूरा हो जाएगा जैसे वो रिप्रोडक्टिव लाइफ में पहुंचेगी। यहां तक आ रही है बात आपको समझ में। फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर उसके बाद में होगा अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, असमान कोशिका द्रव विभाजन होगा। क्या होगा, असमान कोशिका द्रव विभाजन होगा। और इससे क्या बन जाएगा, वो जो प्राइमरी oocyte था ना, उससे क्या बन जाएंगे, उससे 2 सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 सेकेंडरी, मतलब 2 तो नहीं, अपन कह सकते हैं दो स्ट्रक्चर बनेगी। क्या बनेगी, यहां पर 2 स्ट्रक्चर बनेगी। एक तो बनेगी सेकेंडरी oocyte और दूसरी बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी या प्रथम ध्रुवकाय। जो ये पोलर बॉडी होती है, इसमें न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, साइटोप्लाज्म भी कम होता है, तो ये डीजनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब जो सेकेंडरी oocyte है, ये कैसी है बच्चों, ये भी प्राइमरी oocyte की समान कैसी है, ये प्राइमरी oocyte के समान 2n नहीं है ये, ठीक है। ये डिप्लॉइड नहीं है, बल्कि क्या है, ये हैप्लॉइड है। क्योंकि यहां पर अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन पूरा हुआ तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। सेकेंडरी oocyte क्या होते हैं, n होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा बच्चों, अब अगर सेकेंडरी oocyte के बाद में क्या होता है, यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड होता है। अर्थात अगर निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, अगर ये सेकेंडरी oocyte शुक्राणु के संपर्क में आ रहा है, स्पर्म के कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। और बच्चों जो ये सेकेंडरी जो oocyte है, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय अर्थात मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो आफ्टर 2 डेज सेकेंडरी oocyte डीजनरेटेड हो जाता है। तो 2 दिन के बाद क्या हो जाएगा, अगर निषेचन नहीं होगा तो सेकेंडरी oocyte नष्ट हो जाएगा और पीरियड के दौरान ब्लड सीक्रेशन के साथ बॉडी से बाहर आ जाएगा। और जब पीरियड आता है, टाइम आता है, तो उस दौरान जो रक्त का जो स्त्राव होता है, जो रक्त निकलता है, जो ब्लड का सीक्रेशन होता है, उसके साथ ही क्या हो जाएगा, ये जो सेकेंडरी oocyte जो डीजनरेट हुआ है, जो नष्ट हुआ है, वो ब्लड के साथ में बाहर आ जाएगा बॉडी से, ठीक है। अब आगे क्या देखिए, माना कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर सेकेंडरी oocyte का क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब स्पर्म के कांटेक्ट में आ जाता है, तो फिर क्या होता है, आप देखिए फिर क्या होता है। सेकेंडरी oocyte में फर्टिलाइजेशन होने पर, अगर सेकेंडरी oocyte स्पर्म के कांटेक्ट में आ जाए या इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो फिर मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय प्रारंभ हो जाता है। और क्या होता है, इससे 2 स्ट्रक्चर बनती है। एक तो बनता है ओवम, जिसे ओटिड भी कह सकते हैं, या हिंदी में जिसे अंडाणु भी कह सकते हैं, अगुणित होता है ये। इसके अंदर 22 तो क्या पाए जाते हैं, नॉन सेक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोम पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है, 1 क्या पाया जाता है, 1 क्या पाया जाता है, इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसे एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और क्या बनती है बच्चों, एक बनती है सेकंड पोलर बॉडी, वो भी क्या हो जाती है, वो भी डीजनरेट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस बहुत कम मात्रा के अंदर, लो क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है। ये भी कैसा होता है, ये भी हैप्लॉइड और क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, मतलब अगुणित होता है। इसमें भी वही 22 तो क्या होते हैं, नॉन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, मैं आपको दावा करता हूं, देखो अगर आप वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखो, पढ़ाई का भी एक तरीका होता है। आप क्या सोचते हैं
कि हर चीज है ना समान नहीं होती है बच्चों। कुछ टॉपिक क्या होता है थोड़ा टिपिकल होता है, कुछ इजी होता है, ठीक है। अगर हम गिनती सीखेंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगी 1 से 10 तक, लेकिन अगर आप वही गुणा भाग सीखेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। तो देखिए ये oogenesis है, आप किसी भी बुक में देखो, किसी भी नोट्स में देखो, उसमें आपके ये बहुत गिच पिच हो जाता है, लेकिन मैंने इसको व्यवस्थित करके बिल्कुल अरेंज करके बनाया है आपके लिए। आप इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखिए और साथ के साथ नोट्स बनाइए, फिर उस नोट्स को पढ़िए, तो आपको oogenesis अच्छे से समझ में आ जाएगा और पता लग जाएगा कहां पर क्या क्या हो रहा है, क्या होता है oogenesis के अंदर। वापस मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं जाते जाते। देखिए आप ध्यानपूर्वक क्या हो रहा है oogenesis के दौरान, क्या हो रहा है oogenesis के दौरान। देखिए जब गर्ल एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होती है या एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर होती है, जब वो भ्रूण अवस्था में होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, प्रीमोडियल जर्म सेल के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है ओवरी के अंदर, जिसे oogenesis कहते हैं। इसके अंदर 3 स्टेज होती है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर क्या होता है, इन एम्ब्रियोनिक लाइफ इन गर्ल क्या होता है, प्रीमोडियल जर्म सेल में रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है, लगातार बारंबार अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे उगोनिया बन जाते हैं, बहुत सारे उगोनिया बन जाते हैं, छोटी छोटी कोशिका बन जाती है, द्विगुणित होती है। फिर ये उगोनिया ग्रोथ फेज में एंटर करते हैं। ग्रोथ फेज के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करके प्राइमरी oocyte बनता है, जो कि ओगोनिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्या होता है, मच बिगर होता है। फिर क्या होता है बच्चों, जो ये प्राइमरी oocyte होता है, ये मैच्योरेशन फेज अर्थात परिपक्वन अवस्था के अंदर प्रवेश करता है, और इसके अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पर फर्स्ट मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। इसे फर्स्ट मियोचुरेशन डिवीजन भी कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के अंदर क्या होता है, प्रोफेज होती है, और प्रेफोज के अंदर आकर प्राइमरी oocyte में डिवीजन रुक जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो मियोसिस फर्स्ट है, जो अर्धसूत्री विभाजन है, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte होता है वो बंद रहता है, किसके अंदर बंद रहता है, फॉलिकल के अंदर बंद रहता है, और वो फॉलिकल डेवलप होती रहती है। फॉलिकल के अंदर प्राइमरी फॉलिकल बनती है, सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, टर्शियरी फॉलिकल बनती है। फिर क्या होता है बच्चों, बेबी जन्म ले लेता है, जो गर्ल्स है वो जो बेबी के रूप में जन्म ले लेती है, फिर धीरे धीरे वो बड़ी होती है, उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो जाती है, उसकी जनन अवस्था प्रारंभ हो जाती है, अपन कह सकते हैं उसकी अडल्ट स्टेज या किशोर अवस्था प्रारंभ हो जाती है। और उसकी क्या होता है बच्चों, यहाँ पर फॉलिकल जो बना था टर्शियरी फॉलिकल, उसमें मैच्योरेशन होने लग जाता है। कब, उसके मैच्योरेशन साइकिल के दौरान या उसके पीरियड टाइम स्टार्ट होने के दौरान, जब पहली बार स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इस दौरान अर्धसूत्री विभाजन जो है, जो मियोसिस जो डिवीजन प्रथम था वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, तो इससे 2 स्ट्रक्चर बनती है, एक तो बनता है सेकेंडरी oocyte और दूसरी बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही छोटी होती है और जननक्षम नहीं होती है, उसमें कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती है कि वो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सके, तो वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ही वो ओवम के अंदर कन्वर्ट होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो सेकेंडरी oocyte क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है पीरियड के दौरान, और ब्लड सीक्रेशन के द्वारा ब्लड के सीक्रेशन के साथ शरीर से बाहर आ जाता है। अगर क्या हो जाए, सेकेंडरी oocyte में फर्टिलाइजेशन हो जाए, निषेचन हो जाए, तो मियोसिस सेकेंड तो स्टार्ट हो ही जाता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय प्रारंभ हो जाता है। सेकेंडरी oocyte से क्या बन जाता है, ओवम बन जाता है, जो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। 22 तो क्या पाए जाते हैं उसके अंदर, नॉन सेक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, और क्या बनता है, एक स्ट्रक्चरल बनती है जिसे सेकंड पोलर बॉडी कहते हैं। जब फर्स्ट पोलर बॉडी डीजनरेट होगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये सेकंड वाली भी क्या हो जाएगी, डीजनरेट होती है, और ये पोलर बॉडी भी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको छोटा कर देता हूं साइज में। अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आराम से आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और मैं इनकी पीडीएफ बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं रोज तरह तरह की वीडियो आपके लिए ला सकूं।